हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास कलर, कि हम लोग टेक्स्ट में कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास आएगी फ़ॉन्ट की, कि हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट को देखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ये जो है ये मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट किया है जिसके ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हेडिंग है वो शो करवा रही है माय फर्स्ट पेज, और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं लॉरेम के साथ। ठीक है, लॉरेम ऐड करने के बाद हम लोग ऑल्ट जी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्या करना है हम लोगों को, हम लोग जो है अपना एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल जनरेट की हुई है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहाँ पर जाकर फाइल पे क्लिक करोगे, style.css लिखोगे। जैसे अब मैंने स्टाइल 1 या 2 जो भी लिखना है .css लिखोगे तो एक और फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जो है वो फिलहाल के लिए स्टाइल के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग अपनी स्टाइल वाली फाइल के ऊपर आ गए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिलेक्टर्स किस तरह से यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है किसी भी टैग को तो किस तरह से करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने इस वेब पेज को एक प्यारा सा कलर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के ऊपर जाएंगे और एलिमेंटर सेलेक्टर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हुए हम लोग H1 को स्टाइल करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। अब कलर में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस ब्राउन पे क्लिक करती हूँ, लेकिन ब्राउन पे क्लिक करने के बाद मुझे ब्राउन का शेड अच्छा नहीं लगा, तो ये जो ब्राउन डॉट आ रहा है उसके ऊपर आप हवर करोगे, उसके ऊपर अपना माउस लेके जाओगे तो आपके पास काफ़ी सारे शेड्स में कलर आ गए हैं। इनमें से कोई भी कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास RGB का कॉन्सेप्ट आता है, रेड, ग्रीन और ब्राउन का। तो आप को अगर उसका कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो यहाँ से आकर आप जो है वो अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है ये वाला हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, कितना डार्क करना है कितना लाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास कलर के अंदर आ रही होती हैं, यहाँ से जाकर आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको मूव करती जाऊँगी आप देखोगे कि आपका ये वाला कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आप इस कलर को देखते हुए अपना कलर जो है वो डिसाइड कर सकते हो। हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कलर देंगे ताकि प्रोमिनेंट हो सके। ठीक है, और लाइक तो ये जो है हम लोगों ने कलर डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब जब मैं अपनी साइट को जाके रन करूँगी तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फाइल बना ली है, लेकिन हमने उसको लिंक नहीं किया यहाँ पर इसके अंदर। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक कर लेते हैं। link.css का यूज़ करते थे हम लोग, और स्टाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता था हमारे पास। हमारी फाइल का नाम भी स्टाइल है तो हम उसे सेम रहने देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डायरेक्टरीज़ को देखा था कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल जो है वो किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है तो वहाँ से हम लोगों ने लिंक किस तरह से करना है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी उस वीडियो को जाके रेफ़र करो, क्योंकि डायरेक्टरीज़ अगर आप लोगों को नहीं आएंगी तो आप लोगों की लिंक जो करना है ना वो आप लोगों का ठीक नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह से शो हो रही है। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कलर तो ऐड कर ली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिलीज़ किस तरह की होती हैं और हम लोगों ने उसको किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। अब फ़ॉन्ट फैमिली के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर एक सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद जो है अब हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली की तरफ चलते हैं। ये देखो आपके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इनको आप जाके खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इनमें से कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ है तो आप इसको लार्जर कर सकते हो। सेव करते हैं, वैसे H1 जो है वो मैक्सिमम साइज़ होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमारी साइट पे क्या चेंज आया है। अब जाकर हम लोग अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से आपके पास आउटपुट शो हो रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोगों ने अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो लार्जर रखा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ जो लार्जर है, लार्जर की जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली हमारे H1 से छोटी है, इसलिए इसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो गया है। अब अगर इसी चीज़ को मैं अगर अपने पैराग्राफ टैग के ऊपर लगा के देखूँ, ठीक है, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। देखो हम अपनी साइट को रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट तरह के होते हैं। अब अगर इसी फ़ॉन्ट साइज़ को लार्जर की बजाय जो है वो हम लोग कर लें स्मॉलर,
ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो ये नॉर्मल से भी ज़्यादा स्मॉल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह जाकर इन प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से देख सकते हो कि क्या प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे होते हैं। जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो तो उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से जो है हम लोग जब अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो आप देखोगे कि आपको एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी साइट्स होती हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स पे चल रही होती हैं। तो जिस तरह मैं मान लो कि आपके पास जो एरियल नैरो है, ये अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है कि ये गूगल को या क्रोम को सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। अगर फ्रैंकलिन जो है वो क्रोम को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक ऑल्टर ऑप्शन हो के यार इस स्टाइल में उसको कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो ये काम करता है। अब हम इसको सेव करते हैं और चल के देखते हैं किस तरह से शायद साइट पे शो होता है। तो ये देखो आपके पास जो है वो यहाँ पर हमारे वेब पेज का जो स्टाइल था वो चेंज हो गया है। इस तरह आप डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल स्टाइल डिफरेंट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फॉन्ट फैमिली काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट के अंदर आपको यहाँ पर देना होता है कि आपने कितना बोल्ड करना है, कितना लाइट रखना है, इस हिसाब से जो है वो आप इसको ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो अपनी साइट को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। हमारी H1 प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि H1 प्रॉपर्टी जो है वो पहले ही अपने बिहाफ पे जो है वो काफ़ी बोल्ड होती है। हम लोग अपनी पैराग्राफ प्रॉपर्टी को पैराग्राफ टैग के ऊपर इसको चेक करते हैं। तो देखो ये जो है ये वाला टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको वैल्यूज़ दे सकते हो, ठीक है। इसको हम लाइटर भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन आया था लाइटर, तो हम लाइटर को भी चेक करके देख सकते हैं। देखो ये जो है वो नॉर्मल से भी लाइट हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी। अब जो टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है, अलाइनमेंट जो है वो आप लोगों को, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट का मतलब ये है कि आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट साइड से अलाइन होगा, जो कि पहले ही अलाइन है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ तो सेंटर पे स्टार्ट होगा और सेंटर पे ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब दोनों साइड पे ये क्या करेगा, इक्वल स्पेस छोड़ेगा। देखो दोनों साइड पे उसने क्या किया है, इक्वल स्पेस छोड़ी है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन राइट की। तो राइट क्या कर देगा, इसको राइट साइड से अलाइन करेगा, मतलब राइट साइड पे इक्वल स्पेस छोड़ेगा। कुछ इस तरह से राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई, जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड हो जाता है और रहता है वो लेफ़्ट साइड पे ही है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि इसमें और जो हमारे पास लेफ़्ट था उसमें क्या डिफरेंस आ रहा था। अगर हम लोग इसको लेफ़्ट लिख रहे थे तो ये वाला, अब आप फोकस करो, ये हमारे पास जस्टिफाइड वाला है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो देखो उसने यहाँ पर जो है वो अपनी मर्ज़ी की स्पेस छोड़ दिया है। जस्टिफाई करने पे वो क्या करता है, वो इक्वल स्पेस छोड़ता है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से। लेफ़्ट साइड से तो वो स्टार्ट हो रहा होता है वैसे ही, ठीक है, तो राइट साइड पे वो क्या कर देता है, इक्वल रखता है टेक्स्ट को, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी जो H1 वाली जो है उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट उसकी क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, ताकि वो भी थोड़ा पेज जो है वो प्यारा हो जाए, ठीक है। तो ये देखो कि आपके पास जो है ये सेंटर में आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया है वो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिससे आपके पास लाइन थ्रो होती है। लाइन थ्रो प्रॉपर्टी क्या करती है, आउटपुट पे चल के देखते हैं। रिफ्रेश करती हूँ तो देखो उसने जो है वो सबको काट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। लाइन थ्रो की जगह हम लोग इसको जाके क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो उसने लाइन थ्रो की थी उसकी बजाय वो उसको क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखो उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह आपके पास जो है वो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारे पास होता है ओवरलाइन, तो हम लोग ओवरलाइन को भी साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो होता है। अब इसके बाद जो है वो मज़ीद हमारे पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब उसमें आपके पास काफ़ी सारे आ रहे हैं। जिस तरह कैपिटलाइज का आ रहा है, कैपिटलाइज क्या करेगा, आपका जितना भी टेक्स्ट है उस सबको क्या कर देगा,
कैपिटल कर देगा। तो आप देख सकते हो कि उसने जो है वो कैपिटलाइज कर दिया है। इसके बाद जो है आपके पास अपर केस लोअर केस आ रहा था, अपर केस को चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं साइट को, तो देखो उसने जो जितना भी टेक्स्ट है वो सब क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। कैपिटलाइज वाली प्रॉपर्टी ने क्या किया था, कैपिटलाइज वाली प्रॉपर्टी ने आपका जितना भी टेक्स्ट था उसके पहले वर्ड को जाकर कैपिटल कर दिया था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जितना भी टेक्स्ट है उसका पहला वर्ड कैपिटल कर दिया है। जबकि अपर केस की प्रॉपर्टी ने क्या किया, अपर केस की प्रॉपर्टी ने आपका जितना भी टेक्स्ट था उसके अंदर जितने भी वर्ड्स थे, पहला वर्ड नहीं जितने भी वर्ड्स थे उन सबको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। अब इसके बाद जो है वो हम लोग लोअर केस चेक कर लेते हैं। लोअर केस के अंदर क्या होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे वो सबके सब लोअर केस में चले जाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए आपको शो होंगे। तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन काम करती है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर ऐड कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये है कि जितना भी हमारे पास वेब पेज आ रहा है वो सब का सब, और बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज एक्वा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जाके साइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है। पूरी का पूरा जितना भी आपके पास वेब पेज आएगा उस सब का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो हम लोग बैकग्राउंड कलर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप H1 के अंदर जाके भी बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू वॉयलेट कर रही हूँ। सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं किस तरह से शो होता है। रिफ्रेश करूँगी तो देखो उसने ब्लू वॉयलेट सेव कर दिया, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये इतनी लंबी लाइन क्यों आई है, ये इस तरह से क्यों नहीं आया। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज के ऊपर जाकर इंस्पेक्ट को क्लिक करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास एक साइड बॉक्स शो होगा। इसमें आपने क्या करना है, कंप्यूटेड पे जाना है और यहाँ पर जाकर जिस तरह ही आप H1 पे क्लिक करोगे तो आपको एक ब्लू लाइन नज़र आएगी, ठीक है। ब्लू लाइन का मतलब ये है कि जो आपका H1 है, इस H1 ने इतना एरिया कवर किया हुआ है। इसी तरह जैसे ही P पे जा रहे हो तो आपको नज़र आ रहा है कि उसने भी इतना एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है। हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं और अपनी साइट के अंदर, हमारी साइट के अंदर ये कितना इफेक्टिव होता है। लेकिन फॉर नाउ अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। हमारे पास जो है वो इस H1 ने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा एरिया कवर किया हुआ था, इसलिए उसके बैकग्राउंड में ही सारा का सारा आ गया। बस ये बात आप इस तरह से समझ लो। इसी तरह से जो है वो हम लोग अपनी साइट के बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आकर मैं बैकग्राउंड इमेज ऐड करती हूँ। एक इमेज जो थी वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, बैकग्राउंड इमेज को फाइंड करोगे, ठीक है। खुद भी टाइप कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज में जाने के बाद हम लोग जाएंगे URL के अंदर और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाकर नेम एंटर करेंगे अपनी इमेज का। ये देखो इमेज का नेम हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब साइट पे चलते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब अगर मैं आप लोगों को ओरिजिनल इमेज दिखाऊं, इस तरह से शो हो रही है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। लेकिन अब आप लोगों को क्या है कि मतलब जब हम लोगों ने अपनी साइट को चेक किया तो साइट के ऊपर जो है ये मल्टीपल टाइम सेम इमेज आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाओगे और लिखोगे बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रिपीट में जाके आप लोग लिख दोगे नो रिपीट, ठीक है। अब नो रिपीट से क्या होगा कि ये रिपीट नहीं होगी आपकी साइट के ऊपर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो कि ये कुछ इस तरह से आपके पास शो हो रही है, ठीक है। स्टिल ये जो है ये रिपीट हो रही है, 2 बार आ रही है। और नो रिपीट करेंगे। नो रिपीट करने के बाद जो है वो हम लोग बैकग्राउंड साइज सेट करेंगे और इसको जो है वो कवर कर देंगे। कवर करने से क्या होगा कि ये पूरी साइट के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब इस तरह से जो है वो आपके पास नज़र आ रही है। ये जो हमारे पास वेब पेज है, ये जो इमेज थे हमारे पास, उसके साथ प्रॉब्लम ये था। अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारी साइट के साथ आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जो कुछ ना कुछ जो है वो इफ़ेक्ट ऐड कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो, अब ये जो हमारी साइट के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, या ये जो इमेज के साथ पूरे पेज के ऊपर जो है वो इमेज लग गई है, लेकिन इमेज के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो हमारी इमेज थी उसका साइज़ स्मॉल था और हमने जो है वो एक लार्ज एरिया के ऊपर से फिक्स कर लिया, तो वो ब्लर हो गई है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक अच्छी इमेज ढूंढ सकते हो जो आपके पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर सेट आ जाए,
इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह हम लोग जब इमेज सेलेक्ट करते थे तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग हाइट सेट कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप ये भी कर सकते हो कि ये जितनी भी मतलब आपने इमेज वगैरह सेट की है यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते बल्कि कहाँ ऐड करना चाहते हो, H1 के अंदर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आकर आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं तो अब की बार ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, सेम अगर आप यही इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हो पैराग्राफ के अंदर तो भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब किसी भी पार्ट के ऊपर जो है वो आप बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपने पूरे पेज के ऊपर करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी इमेज इस तरह की ढूंढनी पड़ेगी जो रेक्टेंगल शेप में हो, जो आपके वेब पेज के अंदर कम्प्लीटली फिट आए, अच्छे से ब्लर नहीं हो। ठीक है, और अगर आपने इस तरह से एलिमेंट्स में ऐड करनी है तो उस हिसाब से आप इमेज फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उनको जाकर खुद से एक्सप्लोर करो। ठीक है, और साथ के साथ जो है वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल CSS की प्रैक्टिस करो, सिलेक्टर्स की प्रैक्टिस करो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।